हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि एब्रेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होती हैं। एब्रेशन का बेसिक मतलब होता है कि जब किसी भी एक लेंस है या फिर एक मिरर से आप एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो जो इमेज बनने वाली है, हमें पता है इमेज कहाँ बनती है, इट कैन बी एनीवेयर, राइट। बट लेट्स से कि आपका जो फोकस है, जहाँ पर आपकी रेज मीट करती हैं, अगर वहाँ पर इमेज बन रही है और वो जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं आई है, प्रॉपर नहीं है मतलब क्या, परफेक्ट इमेज नहीं क्रिएट हो रही, थोड़ी ब्लर टाइप क्रिएट हो रही है या फिर कुछ तो डिफेक्ट है उसमें। तो अगर इमेज में कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को, ये जो डिफेक्ट होने की जो प्रोसेस है इमेज में, इसी को हम कहते हैं एब्रेशन। व्हाट इज एब्रेशन? द डिफेक्ट्स ऑफ द इमेजेस आर कॉल्ड व्हाट? एब्रेशन। सिंपल। नाउ ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट दो तरह से आ सकता है या फिर दो कॉजेस है उसके। पहला कॉज है लाइट। आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से मिलती है, राइट। 7 कलर्स कंबाइन करेंगे तो व्हाइट लाइट मिलेगी। नाउ लेट्स से कि ये जो कलर है ये अगर स्प्लिट हो गए, अलग अलग रिफ्रैक्ट हो गए और आपकी जो पैटर्न है वो कलर्ड हो गया, आपकी जो इमेज है वो कलर्ड दिख रही है आपको, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमैटिक एब्रेशन। द एरर विच अराइजेस ड्यू टू व्हाट? लाइट इज कॉल्ड व्हाट? क्रोमैटिक कलर, राइट, लाइट। सो क्रोमैटिक एब्रेशन। अगर समझ लीजिए कि आपके लेंस की ज्योमेट्री की वजह से, उसके शेप और साइज या फिर उसके सिस्टम, जो ऑप्टिकल सिस्टम आप कंसिडर कर रहे हैं, उस सिस्टम में या फिर उसकी ज्योमेट्री में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको ये डिफेक्ट मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्या? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक क्यों? क्योंकि इसमें कलर नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्या? मोनोक्रोमैटिक एब्रेशन, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? स्फेरिकल एब्रेशन। कितने एब्रेशन हो गए? 2। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्रोमैटिक एब्रेशन के साथ। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपके पास एक लेंस है और उसमें से व्हाइट लाइट आपने पास की, सो व्हाट विल हैपन? विबग्योर पैटर्न में डिवाइड हो जाएगा, राइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। वी नो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रेड के लिए और वॉयलेट के लिए, यस, अलग अलग होता है। और डिफरेंट कलर्स, यू हैव डिफरेंट फोकल लेंथ। हमें पता है कि वॉयलेट जो है वो जल्दी रिफ्रैक्ट होता है, राइट, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो जल्दी से क्या होगा? एक्सिस पर मीट करेगा, उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल। बट वी नो कि जो रेड कलर है वो उतना डेविएट नहीं होता, उतना ज़्यादा रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है, सो वो बहुत लेट रिफ्रैक्ट होगा और बहुत दूर पॉइंट पर कहीं जाकर मीट करेगा। सो उसके लिए जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी दैट विल बी मोर। सो जो डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, इतना ये पोर्शन, ये एफ आर है फोकल लेंथ फॉर रेड कलर, ये है फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट कलर। सो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है रेड और वॉयलेट कलर के बीच में, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, अलोंग दिस लेंथ आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है, कुछ एब्रेशन है, कुछ डिफेक्ट है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन क्या वैल्यू क्या है? एफ आर माइनस एफ वी, या फिर आप उसे बोल सकते हैं डिफरेंस इन द फोकल लेंथ। सो डिफरेंस इन द फोकल लेंथ विल बी एफ आर माइनस एफ वी. So what is chromatic aberration? Image formed by the lens is colored and blurred. जो यहाँ पर हमें दिख रहा है. So this is due to a different focal length for the different colors. ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, right? So ऐसा टाइप का एब्रेशन जिसमें आपको कलर्ड मिलता है इमेज, उसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिक एब्रेशन. हमने पढ़ा था कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है या फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है. We know that 1 upon f is equal to what? Mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2. सो ये इक्वेशन का हम क्या करते हैं? दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं. तो व्हेन यू डिफरेंशिएट यू विल गेट माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर. यस वी नो व्हाट इज 1 अपॉन एफ का डेरिवेटिव. एंड राइट हैंड साइड में ये तो कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगा. इस टर्म की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? -1, अगेन कांस्टेंट टर्म, उसकी डेरिवेटिव 0 होगी. तो बचेगा क्या आपके पास? म्यू का डेरिवेटिव यानी कि डी म्यू. अभी इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट कट हो जाएगी, एक f की वैल्यू क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी. एंड व्हाट विल बी लेफ्ट? अ इक्वेशन लाइक दिस, माइनस डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1. लेकिन ये डी म्यू का मतलब क्या है? डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So difference in refractive index divided by mu minus 1, dispersive power, right? So ये जो dispersive power है उसे हम क्या लिखते हैं? ओमेगा.
सो माइनस डी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ओमेगा. So from this equation we can make a small adjustment and we write minus df is equal to what, f into omega. So अगर आप एक सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं उसके लिए फोकल लेंथ कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, इवन उसकी डिस्पर्सिव पावर भी कभी जीरो नहीं हो सकती है. यानी कि दिस टर्म कैन नेवर बी जीरो एंड दिस टर्म कैन नेवर बी जीरो. तो ये प्रोडक्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ये df कभी जीरो नहीं होगा. यानी कि डेफिनेटली अगर आप एक सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा ही. यानी कि फॉर अ सिंगल लेंस देयर विल बी ऑलवेज क्रोमैटिक एब्रेशन. सो क्या करें हम, वी फाइंड अ सोल्यूशन. हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करेंगे. लेट्स से कि हमने दो लेंसेज को कंबाइन किया और कुछ इस तरह से कंबाइन किया कि हमें फिर अब ये डिफरेंस नहीं दिखेगा. सो लेट्स से कि आपने दो लेंसेज को कंबाइन किया और आपने क्या किया, ये क्रोमैटिक एब्रेशन जो है इसको हटा दिया. तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोमैटिज्म, जिसमें आपको कलर नहीं मिले. राइट. सो क्या है कंडीशन उसके लिए, वी नो कि जो आपका ओवरऑल फोकल लेंथ होगा, जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा, उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं. राइट. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के हमने फॉर्मूले देखें. 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2. नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. तो 1/f की डेरिवेटिव ये होगी, 1/f1 की डिफरेंशियल ये होगी, 1/f2 की डिफरेंशियल ये होगी. नाउ फॉर एक्रोमैटिज्म हमने क्या बोला, एक्रोमैटिज्म में ये जो डी एफ है, डिफरेंस इन फोकल लेंथ, वो नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए मतलब वैल्यू शुड बी जीरो. सो फॉर एक्रोमैटिज्म डी एफ मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अगर आप इसको जीरो से इक्वेट कर रहे हैं दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो. नाउ यहाँ पर ये डी एफ वन और ये डी एफ टू, ठीक है, ये माइनस साइन अगर आप थ्रू आउट निकाल देंगे तो ऐसा एक इक्वेशन आपको मिलेगा. नाउ वी से दैट दिस df1, यहाँ पे आपको दिख रहा है df की वैल्यू क्या होती है, f इंटू ओमेगा. तो f1 यहाँ पे लिखा है, तो आपने क्या लिखा, df1 की जगह पे f1 इंटू ओमेगा 1 और इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, f2 इंटू ओमेगा 2. सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये f1 और एक f1 कट, ये f2 और f2 क्या हो जाएगा, कट. तो क्या बचेगा आपके पास, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ओमेगा 2 अपॉन f2. व्हाट डज दैट इम्प्लाई. ये आपको बताता है कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों पॉजिटिव है, लेट्स से कि दोनों लेंसेज की डिस्पर्सिव पावर पॉजिटिव है, सो f1 और f2 के बीच में क्या आएगा, एक माइनस साइन. दैट मीन्स अगर f1 पॉजिटिव है तो f2 क्या है, नेगेटिव. और अगर f2 पॉजिटिव है तो f1 क्या है, नेगेटिव. यानी कि दोनों लेंसेज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होंगी. मतलब क्या, अगर एक कॉन्वेक्स है तो दूसरा क्या होगा, कॉनकेव. और अगर ये कॉन्वेक्स है तो ये क्या होगा, कॉनकेव. राइट. सो वी से if omega 1 and omega 2 are positive then f1 will have different sign from f2. मतलब जो आपकी दो लेंसेज है वो अपोजिट नेचर की होनी चाहिए. अगर एक कॉन्वेक्स है तो दूसरा होना चाहिए कॉनकेव. कंक्लूजन नंबर 1. कंक्लूजन नंबर 2, लेट्स से कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपने अगर इक्वल कर दिया, if omega 1 is equal to omega 2, so 1 upon f1 will be equal to minus of 1 upon f2. अगर आप बोल रहे 1 upon f1 is equal to minus 1 upon f2, यहाँ पर लिखेंगे minus 1 upon f2, तो minus 1 upon f2 और plus 1 upon f2 क्या हो जाएगा, 0. राइट. सो 1 upon f अगर 0 हो जाता है, कब वो 0 हो सकता है, जब f की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी. f की वैल्यू इन्फिनिटी यानी कि फोकस आपका कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. वो सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, अगर आपके पास एक प्लेन ग्लास, राइट, अगर आपके पास एक प्लेन ग्लास सरफेस है तो उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी. बट वी डोंट वांट दैट. हम नहीं चाहते कि हमारा लेंस जो है वो एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करे. हम कन्वर्ज कराना चाहते हैं या तो डाइवर्ज कराना चाहते हैं. सो वी से कि जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है ये कभी सेम नहीं होना चाहिए. सो ओमेगा 1 मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दी ओमेगा 2. वो कब पॉसिबल है, जब आप डिफरेंट मटेरियल्स यूज करेंगे. तो हमने दो कंक्लूजन निकाला कि जो दो लेंसेस हैं डिफरेंट टाइप के होनी चाहिए, एक कॉन्वेक्स तो दूसरा कॉनकेव. दूसरा पॉइंट, दोनों का मटेरियल भी डिफरेंट होना चाहिए. राइट. सो लेट्स से कि अगर आपको एक कन्वर्जिंग लेंस बनानी है, आप कन्वर्ज करना चाहते हैं, तो कन्वर्जिंग बनाने के लिए आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, स्मॉल. क्योंकि जितना फोकल लेंथ स्मॉल रहेगा डिस्पर्सिव पावर उसकी उतनी
ज़्यादा रहेगी, यानी कि ये जो रेशो है ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यस और नो? सो अगर आपको कन्वर्जिंग लेंस बनानी है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कराना है उसको, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है एज स्मॉल एज पॉसिबल होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर बहुत स्मॉल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। सो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए स्मॉल, और उसका जो मटेरियल है वो होना चाहिए फ्लिंट ग्लास। हमें पता है कि ग्लास के दो टाइप है, एक फ्लिंट ग्लास और एक राउंड ग्लास। तो पहला आपने क्या बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किससे बनना चाहिए, फ्लिंट ग्लास से, और उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर ऐसा आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपका जो फाइनल कॉम्बिनेशन है इट विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन आपको अगर डाइवर्जिंग नेचर चाहिए तो रिवर्स कर दीजिए, राइट, यू कैन रिवर्स द प्रोसेस, एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट द कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म। आई होप आपको समझ में आया कि क्या होता है ये एब्रेशन, उसका फर्स्ट टाइप क्रोमैटिक एब्रेशन, ठीक है, और कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म। Now the second type of aberration is something called monochromatic aberration, and the monochromatic aberration arises due to what? Different geometry, or due to defect in the geometry of the lens or the mirror. Now अगर हम ये सोचें कि मोनोक्रोमैटिक जो एब्रेशन है वो हो रही है ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्री, सो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के एब्रेशंस पॉसिबल है। मोनोक्रोमैटिक के अंदर बहुत सारे वेरियस टाइप के एब्रेशंस हैं, बट हमारे लिए आज का फोकस है स्फेरिकल एब्रेशन। क्या होता है स्फेरिकल एब्रेशन? लेट्स से कि आपके पास एक लेंस है, ठीक है, और आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से पॉइंट ओ पर। सो एज यू कैन सी कि डिफरेंट रेज जो है यहाँ से एमिट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पर। कुछ रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं, और कुछ रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अवे हैं। सो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है उन्हें कहते हैं पैराक्सियल रेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है उन्हें कहते हैं मार्जिनल रेज। सो जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज हैं उनका रिफ्रैक्शन बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस उनके लिए बहुत ही स्मॉल होगा, बट फॉर द मार्जिनल रेज आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज़्यादा, तो उनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। यानी कि पैराक्सियल रेज कम रिफ्रैक्ट होंगी, यानी कि वो बहुत ही देर के बाद एक पॉइंट पर मीट करेंगी आईपी, यहाँ पर आपकी इमेज मिलेगी पैराक्सियल रेज से जो बन रही है। और ये जो मार्जिनल रेज है ये ज़्यादा रिफ्रैक्ट होंगी, यानी कि बहुत ही जल्दी ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके बहुत ही क्लोज आपको ये मार्जिनल रेज जो इमेज बना रही है वो आपको मिल जाएगी। सो एज यू कैन सी कि पैराक्सियल रेज का इमेज और मार्जिनल रेज का इमेज दो डिफरेंट पॉइंट्स पर आ रहा है, बट वी डोंट वांट दैट, राइट। सो ये जो प्रॉपर आपकी इमेज क्रिएट नहीं हो रही है, शार्प इमेज क्रिएट नहीं हो रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू द स्फेरिकल नेचर ऑफ दिस लेंस। स्फेरिकल नेचर की वजह से ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों पॉइंट्स पर क्या होगा, डिफरेंट। सो यही जो चीज़ है इसी हम कहते हैं क्या, स्फेरिकल एब्रेशन। लेट्स सी ये क्यों अराइज होता है, क्योंकि स्फेरिकल नेचर होता है लेंस और मिरर का। अच्छा, तो ये जो इनएबिलिटी है इस लेंस की, या फिर आप बोल सकते हैं एक मिरर की भी, सो ये जो इनएबिलिटी है कि इसका एक पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसका एक इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहा है, शार्प इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहा है, सो इसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन। नाउ ये स्फेरिकल एब्रेशन जो है इसे हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप स्फेरिकल नेचर कंसिडर कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, एनी टू इंसिडेंट रेज, समझ लीजिए कि कोई भी आप दो इंसिडेंट रेज लेंगे तो दोनों के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेफिनेटली क्या होगा, बाय वेरी वेरी स्मॉल एंगल डिफरेंट होना ही होना है। यानी कि आपकी जो इमेजेस हैं वो डेफिनेटली क्या होंगी, थोड़ी सी सेपरेट हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि पैराक्सियल और मार्जिनल वाले सेम पॉइंट पर मीट करेंगे, बट हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कम कर सकते हैं सो दैट आपकी जो इमेज है वो बहुत शार्प हो। कैसे कर सकते हैं? कुछ छोटे छोटे मेथड्स है, सिंपल से मेथड्स है। 3 मेथड्स हम आज देखेंगे। पहला क्या है, हम लोग स्टॉप्स यूज़ कर सकते हैं, लाइट को स्टॉप कर सकते हैं। या तो हम पैराक्सियल रेस को स्टॉप करेंगे या तो हम मार्जिनल रेस को स्टॉप करेंगे। सो एज यू कैन सी जो फर्स्ट आपको डायग्राम दिख रहा है, इस केस 1 में हमने प्रिंसिपल एक्सिस से जो दूर हैं, दूर वाली रेस, उन्हें क्या किया है, स्टॉप कर दिया बाय यूजिंग सम मिरर। प्लेन मिरर्स हम लोग ने यूज़ करके उसे ब्लॉक कर दिया है। सो यहाँ पर से सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज वाली रेस जाएंगी जो बहुत ही कम रिफ्रैक्ट होती हैं। सो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से
रिफ्रैक्ट होके इस पॉइंट पर मीट करेंगी। सो ये जो इमेज आपको मिलेगी ये इस पॉइंट पर यहाँ पे फोकस हो रही है ये रेस, तो यू कॉल इट एज व्हाट, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट है बट किसकी वजह से है, पैराएक्सियल रेस की वजह से, जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है। नाउ ये जो केस आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया है, पैराएक्सियल रेस को स्टॉप करा और मार्जिनल रेस को पास करा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इमेज आपकी फॉर्म होगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, मार्जिनल रेस की वजह से ही होंगी। उसमें आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज वाले जो रेस हैं जिन्हें हम पैराएक्सियल रेस कहते हैं, उनका आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, या तो हम एक इमेज को हटा रहे हैं या तो दूसरे वाले को हटा रहे हैं। सेकेंड मेथड क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये एरर क्यों आ रहा था, ड्यू टू स्फेरिकल नेचर। क्यों, क्योंकि अगर आप एक स्पेसिफिक पॉइंट से अगर स्टार्ट कर लेते कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सारी की सारी रेस एक सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं, ठीक है, तो फॉर द गिवन टाइम ये जो आपकी रेज हैं, ठीक है, अगर आप उनका डिस्टेंस मेजर करना चाहें, सेम डिस्टेंस, सो इस रे के लिए जो मार्जिनल रेज है उनका अगर आप सेम डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो सेम डिस्टेंस जो है आपको पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, FM पर। लेकिन जो पैराएक्सियल रेज है वो क्लोज है, राइट, वो क्लोज है, यानी कि फॉर द गिवन टाइम आपकी जो रेज है वो कहाँ पर आके मिलेंगी, FP पर। पैराएक्सियल रेज क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट, तो उनको डिस्टेंस उतना ज़्यादा कवर नहीं करना है कंपेयर टू दिस मार्जिनल रेज। सो ये जो पैराएक्सियल रेज है क्लोज है, ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से और यहाँ पे मीट करे FP पे। तो एज यू कैन सी कि मार्जिनल रेज से आपको इमेज कहाँ मिल रहा है, ये FM पर, और प्रिंसिपल एक्सिस की जो क्लोज है पैराएक्सियल रेज से आपको कहाँ मिल रहा है, FP पर। बट हम नहीं चाहते कि ये डिफरेंट जगह पर आपको इमेज मिले। सो व्हाट डू, हम यूज़ करेंगे एक पैराबोलिक मिरर। क्या करेगा ये पैराबोलिक मिरर, ये जो सारी की सारी रेज हैं, ठीक है, सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेंगी वो सेम होगी। सो लेट्स से कि आपने यहाँ से एक रे ड्रॉ की और आपने ये पॉइंट पे मिला, सो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी सेम। किसके, अगर आप इस रे को यहाँ से लेके जाएं और इस पॉइंट पर मीट कराएं, सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम। सो डिस्टेंस आपकी सेम है फॉर द सेम टाइम, तो व्हाट विल हैपन, सारे के सारे रेज एक जगह पर एक साथ मीट करेंगे, सो आपका इमेज क्या हो जाएगा, मोर फोकस्ड हो जाएगा। दिस वाज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, एक रिलेशन है स्फेरिकल एब्रेशन और फोकल लेंथ के बीच में। वी से कि स्फेरिकल एब्रेशन जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्स क्यूब में वैरी करता है, यानी कि स्फेरिकल एब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द फोकल लेंथ। तो इट्स अ क्वाइट कॉमन सेंस, आप स्फेरिकल एब्रेशन कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फोकल लेंथ को इंक्रीज करेंगे। सो एज द फोकल लेंथ इंक्रीजेस द स्फेरिकल एब्रेशन डिक्रीजेस। सो आई होप आपको समझ में आया कि क्या होता है स्फेरिकल एब्रेशन, उसके कॉज क्या है, ठीक है, और उसके मिनिमाइजेशन के मेथड्स क्या है। थैंक यू।